हेलो। कैसे हो? देखिए, तो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जेडब्ल्यू नीट को लेकर, उसका यूनिट 4, दैट इज वर्क एनर्जी एंड पावर। ये जो वीडियो हम बना रहे हैं या तो आपको सेंड कर रहे हैं, उसके पीछे बहुत ही क्लियर कट हमारा पर्पज है कि जो लोगों का 11th खत्म हुआ है वो लोग भी इस लेक्चर के थ्रू पूरा चैप्टर रिवाइज कर सके और उसके बाद जो टेस्ट है उसको अच्छी तरह से दे सके। जिसका 12th खत्म हो चुका है वो भी पैरेलल थोड़ा सा चैप्टर्स को रिवाइज करे और वो भी टेस्ट दे सके। पर यहाँ पे ये रिवीजन लेक्चर ज्यादातर किस्सों में तभी आपके काम में आ सकते हैं जब आपने रेगुलर डेज में अच्छी तरह से इन सभी यूनिट्स को पढ़ा हो। अच्छी तरह से का मेरा मतलब होता है 60 to 70%। अगर आपने बेसिक फॉर्मूला अच्छी तरह से देखे हैं, समझे हैं, कुछ क्वेश्चंस उसको लेकर आपने देखे हैं, हमारे जो बुक्स है उसको आपने अच्छी तरह से अगर स्टडी किया है, उसको आपने अच्छी तरह से नॉर्मली भी सॉल्व किया हुआ है, थोड़े बहुत ठीक है। पर अगर आपने हर एक चैप्टर्स को लेकर अगर मिनिमम से मिनिमम 70 80 या 100 क्वेश्चंस भी अगर आपने जेन्युइनली किए हुए हैं, ट्राई किए हैं, लिखे हैं, ओके, समझे हैं, तो ये आपके वीडियो लेक्चर्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। बिकॉज मेरा ये मानना होता है कि जब भी आप ये कुछ रिवाइज करते हैं तो रिवीजन उसी के लिए फायदेमंद होता है जिसने पहले थोड़ा सा सही तरीके से पढ़ाई किया हो। ठीक है। सो आई इंसिस्ट कि आप सभी के सभी वीडियो देखिए, अच्छी तरह से देखिए। डेफिनेटली ये वीडियोस आपकी बहुत हेल्प करेंगे। अगर कुछ पॉइंट ऐसा है जो आपका उस टाइम पे मिस आउट हुआ है या तो थोड़ा सा भी इधर उधर है या कच्चा पक्का है, तो वीडियो के थ्रू शायद वो आपका काम और अच्छा है वो हो सकता है। ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट के बाद आज हम देखेंगे फोर्थ यूनिट, दैट इज द वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी और पावर, तो मेरे हिसाब से मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि इफ यू जस्ट थिंक अबाउट कि अगर आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन मतलब काइनेमेटिक्स आपका क्लियर है, वेक्टर्स वगैरह आपके क्लियर है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ग्राफ अगर आपके क्लियर है, ओके। जिन लोगों को आज भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है तो वो भी एक काम कर सकते हैं, हमारा जो चैनल है उसमें 11th स्टैंडर्ड का जो प्ले लिस्ट है उसमें चैप्टर 3 के वीडियोस भी आपके लिए काफी काम में आ सकते हैं। आप उसको भी रिवाइज करेंगे तो भी आपको ज्यादा फायदा हो सकता है, ताकि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ और उसके बेसिक पॉइंट्स, डायमेंशनल फार्मूला और लॉज ऑफ मोशन अगर आपने इतना किया हुआ है और ये वर्क एनर्जी पावर कर देंगे तो डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस जो है वो आपका अच्छी तरह से बन सकता है। जिन लोगों के पास वो 11th के हमारे बुक्स है जेडब्ल्यू नीट को लेकर, तो वो उसी क्वेश्चंस को फिर से रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली, ओके, आई एम 100% श्योर उसको फायदा है वो बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। ओके। दिए हुए क्वेश्चंस, किए हुए क्वेश्चंस भी अगर आप बार बार रिपीट करते हैं तो भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इट इज नॉट लाइक दैट कि हम हर बार कोई नया क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नया नहीं होता है, ओके। वहां पे जो कॉन्सेप्ट होता है, वहां पे किस नई तरीके से कुछ अप्लाई किया गया है उसी को देखना होता है। ठीक है। तो देखिए, जो वर्क एनर्जी पावर है उसके अंदर हमें अभी क्या क्या आज देखना है। तो सबसे पहले वर्क एनर्जी पावर का जो बेसिक फंडा है, यहाँ पे आप ऐसा देख सकते हैं कि वर्क एनर्जी और पावर जो है वहां पे ये पूरा चैप्टर है वो 3 पार्ट में है। नंबर 1, वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क का मतलब होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब चाहे वर्क कहो या एनर्जी कहो, दोनों का मतलब एक ही जैसा होता है। बिकॉज एनी काइंड ऑफ एनर्जी, कोई भी एनर्जी जब हम यूटिलाइज करते हैं तो एट द एंड वी आर पुटिंग सम वर्क। वहां पे हमने ऐसा समझा था कि एनी ऑब्जेक्ट इन अ मोशन, तो ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए जो वर्क किया तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी मिला। रोकने के लिए तो फिर पोजिशन को मेंटेन करने के लिए जो वर्क करना पड़ा, दैट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो कोई भी टाइप का वर्क हो अल्टीमेटली एनर्जी ही होता है। कोई भी टाइप का एनर्जी हो तो एक टाइप का वर्क डन ही होता है। वर्क डन कहते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और उसी से आपको अलग 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 एनर्जीज के फॉर्मूला भी मिलते हैं। वर्क डन अपन टाइम करो तो वो पावर बन जाता है। और पावर को लेकर भी हम एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स का डिस्कशन यहाँ पे कर सकते हैं।
यहाँ पे इस चैप्टर में एक और पॉइंट काम का है, वैसे उसको लेकर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, पर फिर भी वो नॉलेज में होना चाहिए, बिकॉज देयर इज ए यूज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मतलब वो चैप्टर यूनिट 3 का ही कॉन्सेप्ट बना। जिसका मैं डिस्कशन कर रहा हूँ वो है कोलिजन। तो वो होता है कोलिजन इन वन डायमेंशन एंड कोलिजन इन टू डायमेंशन। कोलिजन इन वन डायमेंशन देता है आफ्टर कोलिजन उसका वेलोसिटी क्या होगा v1, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी क्या होगा v2, मतलब v1 और v2 की वेलोसिटीज आपको मिल सकती है। उस फॉर्मूला को भी याद रखने का एक तरीका आपको बताया था। इफ यू थिंक अबाउट कोलिजन इन टू डायमेंशन, तो वहां पे भी काइनेटिक एनर्जी का और किस हिसाब से कौन सा मोमेंटम जो है वो जीरो होता है, कौन सा काइनेटिक एनर्जी है वो मिलता है, वो सभी के सभी पॉइंट्स रेगुलर लेक्चर में डिस्कस हुए। आज फिर से उसका थोड़ा सा ओवरऑल आइडिया हम यहाँ पे लेने का ट्राई करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है, दैट्स अ वर्क डन अबाउट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहला तो आपका ये पॉइंट जो है वो तो क्लियर होना ही चाहिए। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्क डन जो है उसका फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जैसे हमने वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, तो आपको ये कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। देखिए, जैसे ये यहाँ पे एफ है जिसने डिस्प्लेसमेंट के साथ थीटा एंगल बताया, यानी ये जो कंपोनेंट यहाँ पे बनता है उस कंपोनेंट को मैं कहता हूँ एफ कॉस थीटा। इट मीन्स देयर इज ए कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम कहते हैं एफ कॉस थीटा, जिसकी यूनिट्स अपने को पता है। ऐसा हो तो जूल, अदरवाइज अर्ग, उसका रिलेशन 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। ओके, एमकेएस और सीजीएस का रिलेशन है। अब वही चीज हम यहाँ से इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में भी समझते हैं। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि हर वक्त हम छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट जो करते हैं तो वो वर्क डन भी स्मॉल स्मॉल होता है, मतलब डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स ऐसा हम कहते हैं। सपोज इफ आई एम डूइंग अ टोटल वर्क, ओके, दैट इज कंसिडर्ड टोटल इंटीग्रेशन। तो वो जो पूरा का पूरा इंटीग्रेशन होता है, उस इंटीग्रेशन को, इंटीग्रेशन के लिए हम ऐसा कहते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी एफ डी एच का वर्क डन का फॉर्मूला है वो मिल सकता है। यहाँ पे भी बताया हुआ है, वी जस्ट टुक इट हियर limitations or consider as a lower limit is a x1 position and upper limit is a x2 position। तो यहाँ पे हम इसका जिक्र कर रहे थे, उसको लेकर ये दो छोटे छोटे ग्राफ थे। अब फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हो, एरिया अंडर द ग्राफ, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या देता है, वर्क देता है। तो यहाँ पे एक बहुत ही छोटे से पॉइंट में लिखा है वर्क डन इक्वल्स टू एरिया। व्हाई? बिकॉज वी नो इट वेरी वेल, एरिया यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ऐसा कहता हूँ कि इफ आई एम टू फाइंड आउट द स्लोप, तो इसका भी पता होना चाहिए। तो फोर्स अपॉन पोजीशन, तो याद करिए फोर्स अपॉन डिस्टेंस क्या वैल्यू है वो देता है। ओके, वैसे इसका जिक्र जो है वो शायद हम कर चुके हैं या आगे भी आएगा। तो यहाँ पे मैं हल्का सा आइडिया दे दूँ कि एफ प्रोपोर्शनल टू वाई, यानी फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हम ऐसा कहते थे। तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट जो हम कहते थे, वहां पे हमने एक छोटा सा पॉइंट रखा था कि यहाँ पे अगर मैं F इज इक्वल टू माइनस के वाई कहता हूँ और K जो है उसको हम फोर्स कांस्टेंट कहते हैं, तो F बाय वाई को आप माइनस के कह सकते हैं। अब Y या X दोनों के केस में वो डिस्प्लेसमेंट ही है, तो ये जो K बनता है उसको आप एक केस में या तो आप कह सकते हो स्प्रिंग कांस्टेंट, या तो आप उसको कह सकते हो फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट या तो फोर्स कांस्टेंट आप कुछ भी कह सकते हैं। तो स्लोप जो है इस ग्राफ का फोर्स कांस्टेंट या तो स्प्रिंग कांस्टेंट दे सकता है और उसका एरिया जो है वो वर्क डन दे सकता है। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे ऐसा बताया कि अगर मान लो हम यहाँ पे a body is said to possess energy if it has the capacity to do work। ओके, कोई भी टाइप का वर्क करने के लिए जो कैपेसिटी की जरूरत है उसी को आप एनर्जी कहते हैं। यहाँ पे मिलता है पहला वाला काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, वैसे ये फॉर्मूला भी मैं आपको याद दिला दूँ, हमने वर्क डन
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad, उस फॉर्मूला के हिसाब से मतलब थर्ड काइनेमेटिक के हिसाब से ये फॉर्मूला आपको मिल सकता है, और जिसके कंपैरिजन में आप कह सकते हैं इट इज लाइक इट्स कंसिडर्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या हुआ करता था, तो वर्क एनर्जी थ्योरम को आप कहते थे W इज इक्वल्स टू डेल्टा के, यानी हुआ करता था हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो दो काइनेटिक एनर्जी का जो डिफरेंस है उसको आप कहते थे वर्क डन। ओके, तो वो जो डिफरेंस बनता है वो डिफरेंस किसकी वजह से होता है, क्योंकि वो डिफरेंस होता है आप जो वर्क करते हैं उसके लिए जो फोर्स अप्लाई करते हैं उसके रिस्पेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट होता है, वो आपको यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो देता है। आई होप इट्स क्लियर। तो नेक्स्ट आएगा पोटेंशियल एनर्जी। सो दैट एनर्जी possessed by a body or a system by virtue of its position। तो यहाँ पे हमने ऐसा ऑलरेडी समझा हुआ है, देखिए ये तो इतना काम किया। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक फंडा था, जब भी हम कहते हैं ना पोटेंशियल एनर्जी, तो काफी स्टूडेंट्स के दिमाग में काफी सारी बातें हैं वो घूमने लगती है, तो होना ही चाहिए, बिकॉज एक को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। व्हेन यू टेक एनी ऑब्जेक्ट जिसको आप एक लेवल से लेकर दूसरे लेवल तक लेकर जाते हो, व्हेन देयर इज अ चेंज इन हाइट, तो वो एक हाइट पे है तो एक पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा, वहां से दूसरे हाइट पे जाएगा तो दूसरा पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। तो दैट इज अ पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला इज mgh। ओके, याद होगा। एज वेल हम ऐसा भी कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग की बात करेंगे तो वहां पे भी ऐसा पॉइंट आता है जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि जब हम वो वर्क करते हैं और वो वर्क डन जो है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी F इज इक्वल टू जो KY का भी जो मैंने पॉइंट लिखा था ना, तो यहाँ पे जो हमने पॉइंट बताया था उसको लेकर वो बात तो आती है। तो देखिए उसका जो बेसिक आइडिया था वो कुछ इस तरह से था कि अगर मैं ऐसा कहता कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है F इज इक्वल टू माइनस KX वाला किस्सा याद होगा। अगर मैं स्मॉल वर्क डन कहता हूँ तो फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब टोटल वर्क के लिए इसका इंटीग्रेशन करिए और इंटीग्रेशन करने से जो टोटल एनर्जी मिलता है उसको हम कहते हैं हाफ KX², यानी इसको कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। क्लियर। यहाँ पे जो हमने दिया हुआ है दैट इज अ रिलेशन ऑफ F इज इक्वल टू माइनस du/dx। वो जो पॉइंट है उसको ऐसा कहा जा सकता है कि there is a force, it means there is a negative of the differentiation of potential energy with respect to distance। okay, तो ये भी कोई नया बात नहीं है, जो लोग रिवाइज कर रहे हैं उसको पता ही है कि हाँ इट्स वेरी कॉमन पॉइंट और ये हमने काफी बार डिस्कस किया हुआ भी है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही आपको एक वर्क डन या तो एक एनर्जी देता है, जिसको फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। ज्यादातर किस्सों में यहाँ पे ऐसा होता है कि पोटेंशियल एनर्जी है उसमें हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी रहते हैं। अभी जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, देखिए यहाँ पे भी फोर्स वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है। अगर आप इसका स्लोप निकालेंगे तो जो अभी मैंने कहा था कि फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन F/x यानी y एक्सिस अपना x एक्सिस करते हैं तो आपको k का वैल्यू मिलता है और उस k को हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट या तो फोर्स कांस्टेंट। तो दैट इज ऑल्सो नोन एज अ हुक्स लॉ। ये रहा आपका F इक्वल टू माइनस KX और ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला दैट इज हाफ KX² और हाफ KA²। जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मान लो आप उसको स्ट्रेच करो या तो आप उसको पुल करो। स्ट्रेच करते हो तो स्प्रिंग के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी है वो स्टोर होता है और जैसे ही उसको रिलीज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्लॉक को आपने पुश किया तो भी वहां पे वो एनर्जी स्टोर करेगा, जैसे उसको हाथ हटा लेंगे तो फिर से वो पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट्स है, पर डेफिनेटली वो बेसिक से कॉन्सेप्ट्स तभी आपको अच्छे लग सकते हैं जब आपने पहले कभी इसको पढ़ा हो। ठीक है,
अब देखिए इसके बाद छोटा सा पॉइंट आता है, दैट्स अबाउट द पावर। पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन यहाँ पे दिया हुआ है, दैट्स अ स्मॉल वर्क डन, दैट्स अ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और उसी बेसिस पे हमने यहाँ पे कहा हुआ है वर्क डन अपॉन टाइम दैट्स द पावर। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करेंगे और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है, तो आपको ये एक नया बहुत ही अच्छा काम का फॉर्मूला जो है वो मिल सकता है, एफ डॉट वी, ऐसा भी आप यहाँ पे कह सकते हैं। क्लियर? यही पावर का ऑफ कोर्स वो स्केलर क्वांटिटी है और उसका यूनिट जो है वो वॉट है। उसके प्रैक्टिकल यूनिट्स भी आपको पता है, हॉर्स पावर कह सकते हैं, दैट्स 1 HP 746, और वो इलेक्ट्रिसिटी वाला भी हमने डिस्कस किया, दैट्स फॉर द 1 यूनिट। वो जो 1 यूनिट का वैल्यू होता है, वो 1 यूनिट को हम कहते हैं 1 किलोवाट आवर। ओके, तो 1 किलोवाट आवर भी आपको पता होगा, उसका वैल्यू भी आपको पता होगा। वैसे ना पता हो तो निकालना बहुत ही आसान है। 1 किलोवाट आवर, तो उसके लिए ऐसा यहाँ पे समझा जाता है कि दैट इज 1 किलोवाट आवर इज बेसिकली किलोवाट इनटू टाइम, मतलब वॉट इनटू टाइम, दैट्स अ यूनिट ऑफ वर्क डन। ध्यान से सुनिएगा कि पावर होता था वर्क डन अपॉन टाइम, मैंने टाइम को पावर से मल्टीप्लाई किया 1 किलोवाट आवर, तो वो जो एनर्जी देता है वो जूल के फॉर्म में ही देता है। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन का जो बिल आता है, पावर बिल जिसको हम कहते हैं, एक्चुअल में वो ऐसा समझाता है कि हमने कितना एनर्जी यूटिलाइज किया हुआ है। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे एक अलग नाम दिया हुआ है, दैट्स कॉल्ड द बेलास्टिक पेंडुलम। वैसे बेलास्टिक पेंडुलम कोई अलग चीज नहीं है, हम पढ़ चुके हैं पहले भी। मान लो एक सिचुएशन है, सॉरी, मान लो एक सिचुएशन है जहाँ पे एक ब्लॉक रखा है, उस ब्लॉक के अंदर एक बुलेट हिट किया जा रहा है। जैसे ब्लॉक के ऊपर एक बुलेट हिट किया जाएगा तो ब्लॉक थोड़ा सा ऊपर जाता है। तो व्हाट इज द बेसिक फंडा? बेसिक फंडा यहाँ पे आप देखेंगे तो पता चलेगा दैट वन एनर्जी कन्वर्ट इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो पहले जैसे बुलेट आता है ब्लॉक के साथ टकराता है, सो दैट इज कंसिडर्ड टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक प्लस बुलेट। Again, that's a half mv square. As per the law of conservation of energy, that kinetic energy converted into potential energy. तो वहां से ही आपको ये जो फंडा है कि हाफ एम एम होल वी स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी एच। तो ये जो फंडा है, इस फंडा को जनरली हम ऐसा समझने का ट्राई करते हैं। ओके, इस चीज को आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि दिस वन इज अबाउट, अरे ये मजेदार चीज है। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं, ये जो काइनेटिक एनर्जी का फंडा मिल रहा था, दैट इज एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, मींस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहना चाहिए, सॉरी, but kinetic energy is converted into potential energy. Okay, not conservation of kinetic energy, but it is only conservation of energy. और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हमें समझाता है इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो उसका बेस होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्लियर? चलो, उसके बाद का जो बेसिक फंडा है, जो भी काम का है, देखिए यहाँ पे कोलिजन्स की बात है वो कर रहा है। ठीक है, फॉर द कोलिजन हम यहाँ पे ऐसा देखेंगे। तो ये जो कोलिजन की जो हम बात करने वाले हैं, कोलिजन का बेसिक मतलब तो आपको पता ही है, कोलिजन यानी टकराना। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो कोलिजन इन 1 डायमेंशन और कोलिजन इन 2 डायमेंशन। यहाँ पे जो जनरली जो डिस्कशन किया गया है उसके भी दो पॉइंट यहाँ पे बता सकते हैं। एक होता है इलास्टिक कोलिजन और एक होता है इन इलास्टिक कोलिजन। इफ यू रिमेंबर दैट इलास्टिक और इन इलास्टिक जो है उसका जो बाइफर्गेशन है, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। दोनों में काइनेटिक एनर्जी है वो सेम रहता है, सॉरी, मोमेंटम जो है वो दोनों में सेम रहता है। अगर वहां पे बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन अगर काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा तो उसको हम कहेंगे इलास्टिक कोलिजन। बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन अगर काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहता है तो उसको हम कहते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। ओके,
तो यहाँ पे जो आइडिया दिया गया है वो सबसे पहले इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का दिया है, और उससे पहले एक छोटा सा नया पॉइंट दिया है जिसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, वो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूँ। कोएफिशिएंट यानी एक ऐसा वैल्यू जो कोई दो सेम क्वांटिटी का रेशियो लिया जाता है, पहला पॉइंट। तो देखिए यहाँ पे जो मैं पहले बता रहा था, collision is an event between the two particles of the system. There is a mutual interaction of the particles for a short time. मतलब दो बॉडी, दो पार्टिकल, दो बॉल एक दूसरे के साथ शॉर्ट टाइम के लिए टकराए, और उसके बाद उसका पाथ या तो चेंज हुआ, या तो दोनों सेम डायरेक्शंस में गए, या तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में गए। अल्टीमेटली आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो कि दो मार्बल थे, दो मार्बल एक दूसरे के साथ टकराए, टकराने के बाद उसका पाथ चेंज भी हो सकता है, वो और अलग डायरेक्शन में जा भी सकते हैं, कोई एक डायरेक्शन में भी जा सकता है। मार्बल का एग्जांपल ले सकते हो, कैरम बोर्ड का एग्जांपल ले सकते हो, बिलियर्ड यानी पूल जो कहते हैं आप, उसका एग्जांपल ले सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ कोलिजंस, ठीक है। यहाँ पे दिया है ड्यूरिंग कोलिजन लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड, मतलब दोनों में मोमेंटम तो कंजर्व्ड ही है। Just before collision is equal to the total momentum of the system after collision because no external force acts on the system. तो वो तो होने वाला नहीं है। अब यहाँ पे फिगर से एक दो पॉइंट समझाने का ट्राई किया कि M1 और M2 है, M1 स्मॉलर मास है, M2 बिगर मास है, M1 उसके साथ टकराया, दोनों साथ साथ चले। जरूरी नहीं। क्यों जरूरी नहीं है? ताकि अगर स्मॉलर पार्टिकल का मास जो है वो अगर बिगर के साथ टकराता है तो हो सकता है कि ये स्मॉलर पार्टिकल है वो वहां पे रुक जाए। ओके, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। जैसे कि अगर आप कैरम खेल रहे हैं या तो आप पूल खेल रहे हैं, तो वहां पे हम ऐसा नहीं कहते हैं कि वो बॉल जो है वो कहाँ जाएगा, वो तो डिपेंड करता है कि आपने उसको किस डायरेक्शन में हिट किया है। क्लियर? तो वो जो डायरेक्शन है वो तो एक रैंडम डायरेक्शन ही हम सोचते हैं। अगर मान लो मैं यहाँ पे टू डायमेंशंस के लिए भी एक छोटा सा आइडिया देने का ट्राई करूँ, यहाँ पे मैं ऐसा बता दूँ कि अगर मान लो हमने यहाँ पे एक टू डायमेंशन के लिए मैं फिगर बता रहा हूँ, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐसा कहूँगा कि मान लो कि यहाँ पे एक पार्टिकल था जिसका मास m1 था, वेलोसिटी v1 था। यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका मास m2 है, ठीक है, पर उसका कोई वेलोसिटी नहीं है। ये इसके साथ यहाँ पे टकराया। जैसे ही वो टकराया, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा मान लूँ कि ये कोई XYZ मतलब टू डायमेंशनल, चलो मान लेते हैं, तो जरूरी नहीं कि कौन कहाँ जाएगा, पर मैं ऐसा मान लेता हूँ कि पहला पार्टिकल इधर गया v1 वेलोसिटी के साथ और θ1 एंगल बनाकर गया। दूसरा पार्टिकल जो है वो मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में गया जिसने θ2 एंगल बनाया, जिसका वेलोसिटी v2 था और जिसका मास m2 था। तो यहाँ पे v1 की बजाय हम उसको कहना पसंद करते हैं v1 डैश विथ वेक्टर साइन और v2 डैश विथ वेक्टर साइन। क्यों? तो कि v1 और v2 दो वेलोसिटी बनती है, वो टू डायमेंशनल वेलोसिटीज बनती है। अब जरूरी नहीं है कि वो पहला वाला ऊपर जाएगा, दूसरा वाला नीचे जाएगा। हो सकता है अगर M1 ऐसी कोई जगह पे टकराए तो M2 आगे जाएगा और M1 शायद वहां आके रुक जाएगा। हो सकता है दोनों सेम डायरेक्शन में जाए। अगर मान लो कोई एक कॉर्नर पे हिट करेगा तो हो सकता है कि M2 ऊपर जाए, M1 नीचे जाए। हो सकता है ऐसे कोई कॉर्नर पे टकराए जहां से M2 नीचे जाए और M1 ऊपर जाए। और ये हर एक पॉसिबिलिटी का जनरलाइज आइडिया निकालने के लिए हम यहाँ पे कुछ बातों को मान लेते हैं कि मान लो कि M1 ऐसे गया, M2 ऐसे गया, तो इस बेसिस पे उसके मोमेंटम के ऊपर क्या इफेक्ट होगा और उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो अगर मैं यहाँ पे सीधी बात करूँ और सिंपल सा ऐसा लिखूं जो आप पढ़ चुके थे, कोलिजन इन टू डायमेंशन के लिए ज्यादा यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जस्ट एज अ रिविजन। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी तो आपका बहुत ही सिंपल सा है, हाफ m1 v1 स्क्वायर। ठीक है, ताकि v2 तो जीरो हो चुका है बिकॉज दिस ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, तो v2 का वैल्यू तो मैंने जीरो ले लिया है। तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा? तो क्या आफ्टर कोलिजन m1 v1 डैश और उसका भी स्क्वायर, हाफ m2 v2 डैश और उसका भी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो ऐसे लिख सकते हैं, पर जो बात है वो बात है मोमेंटम को लेकर।
मोमेंटम के लिए हमें ऐसा बताना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस का मोमेंटम अलग होगा, वाई एक्सिस का मोमेंटम अलग होगा। एक्स एक्सिस में पहला ऑब्जेक्ट मोशन में है, इसलिए m1 v1 आएगा, पर ये वाला जो है दैट विल रिजॉल्व इन द टू कंपोनेंट। यहाँ पे आप कह सकते हैं जिसने बनाया थीटा वो बनेगा कॉस थीटा, यानी m1 v1 डैश कॉस थीटा 1 प्लस लिखना पड़ेगा m2 v2 डैश कॉस थीटा 2। बट y डायरेक्शंस के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनेगा, ताकि y डायरेक्शन में पहले ऑब्जेक्ट मोशन में था ही नहीं। आफ्टर कोलिजन पहले वाला ऊपर जाएगा, इसलिए m1 v1 डैश साइन थीटा 1 पॉजिटिव रहेगा। दूसरा वाला है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में y नेगेटिव होता है। सॉरी, फोर्थ क्वाड्रेंट, माय मिस्टेक। फोर्थ क्वाड्रेंट है, वहां पे y एक्सिस नेगेटिव रहेगा, इसलिए वो आता है m2 v2 डैश साइन थीटा 2। तो बस इतने फॉर्मूला अगर आपके क्लियर है तो टू डायमेंशन भी आपको अच्छी तरह से पता चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का ये फॉर्मूला यहाँ पे बनाया है, तो उसके लिए आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं that elastic collision in one dimension, the total energies are conserved. So the final particles are the same as the initial particles. Perfectly elastic body, E coefficient है वो 1 लेना है, और coefficient of restitution का आइडिया relative velocity after collision with respect to relative velocity before collision, दो वेलोसिटी का रेशियो दिया गया है। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने याद रखने का तरीका दिखाया था, देखिएगा। मैं यहाँ पे ऐसा कहता हूँ वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, तो जिसकी वेलोसिटी का हम डिस्कशन करते हैं, ओके, मास भी उसका डिफरेंस लेने का, तो क्या mv1 हो तो ट्वाइस ऑफ m2u2 आएगा। आई रिपीट, पहले का फाइनल वेलोसिटी हो तो दूसरे वाले का डबल वैल्यू लेंगे, आप टू m2u2 लेंगे अपॉन m1 प्लस m2 लेंगे। v1 की अगर बात करते हैं तो m1 माइनस m2 इंटू u1 करेंगे और डिवाइड बाय टोटल मास करेंगे। अब इसी के हिसाब से मैं v2 की बात करूं तो जिसका वेलोसिटी लेते हैं उसी की इनिशियल वेलोसिटी के साथ, देखिए यहाँ पे u2 लिया तो मास किसका सब्ट्रैक्ट किया, m2 माइनस m1, डिनोमिनेटर तो सेम m1 प्लस m2, और बाकी जो है दूसरा वाला है उसका ट्वाइस वैल्यू लेंगे, 2m1u1 अपॉन m1 प्लस m2। सिंपली आई सजेस्ट कि हम जो भी यहाँ पे पढ़ते हैं, अभी जो आप रिवाइज करते हैं, तो उसमें तो आपको सभी बातों को याद रखना ही चाहिए। इनइलास्टिक कोलिजन हो तो इनइलास्टिक मतलब वहाँ पे लिखा हुआ है in which the total kinetic energy is not conserved, but the momentum is conserved. Two body collide and stick together after the collision. मतलब एक दूसरे के साथ टकराने के बाद दोनों साथ साथ चलते हैं। तो यहाँ पे उसने बताया कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए ये फॉर्मूला बनाया है 1 माइनस ई बाई टू u1 1 प्लस ई बाई टू इंटू u2, याद रखने वाला फॉर्मूला है। पर याद यहाँ पे भी आसानी से अच्छी तरह से रख सकते हैं। देखिए v1 था तो 1 माइनस ई बाई टू इंटू u1, यानी पहले का फाइनल, पहले का इनिशियल, उसके साथ लिया 1 माइनस ई बाई टू। दूसरे का फाइनल, दूसरे का इनिशियल, उसके लिए भी लिया 1 माइनस ई बाई टू। पहले का फाइनल तो दूसरे के इनिशियल के साथ 1 प्लस ई बाई टू। दूसरे का फाइनल तो पहले के इनिशियल के साथ 1 प्लस ई बाई टू। जो तरीका बताया जाए उसको याद रखेंगे तो आपको ज्यादा फायदा है वो हो सकता है। नाउ वी गो फॉर सम क्वेश्चंस, यहाँ पे हम देखते हैं जो शायद आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता है। ठीक, चलो अब यहाँ पे वन बाय वन कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है वो हम देखते जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन देखा जा सकता है, अ कार ऑफ मास m is accelerating on a level smooth road under the action of a single force F. ठीक है, the power delivered to the car is a constant and equal to p point. ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा समझेंगे, the velocity of the car at instant is v, then the after traveling how much distance that becomes a double. तो यहाँ पे जो डेटा दिया गया है उससे थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। मास दिया गया है सबसे पहला पॉइंट, चलो A car of mass m is accelerating, यानी मास है, accelerating on the level smooth road under the action of a single force F.
द पावर डिलीवर्ड, पावर का फॉर्मूला लेना है फोर्स इनटू वेलोसिटी, ऐसा आएगा। डिलीवर्ड टू द कार इज ए कांस्टेंट इक्वल टू पी, यानी पावर का वैल्यू पी है। वेलोसिटी ऑफ द कार इज वी, तो यहाँ पे एक हल्का साइड ऐसा लगा सकते हैं, पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी में से कोई एक पॉइंट के ऊपर हम सोच सकते हैं। देन द आफ्टर ट्रेवलिंग हाउ मच डिस्टेंस, यानी मुझे डिस्टेंस के बारे में यहाँ पे सोचना है। डिस्टेंस इट बिकम्स डबल, ओके। तो यहाँ पे ऐसा बताना है, द आफ्टर देन आफ्टर ट्रेवलिंग हाउ मच डिस्टेंस इट बिकम्स डबल, यानी पावर के अंदर कोई चेंज आएगा जो डबल हो जाएगा। उस टाइम पे हम कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, तो वो हाउ मच डिस्टेंस बिकम्स डबल, देन आफ्टर ट्रैवलिंग हाउ मच डिस्टेंस। तो यहाँ पे ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा। तो देखिए जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें मास है, वेलोसिटी है, पावर है। तो यहाँ पे मास है, तो यहाँ पे मास नहीं है, ओके, पर पावर है, वेलोसिटी है, और ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा जिससे हम इस एफ को यहाँ से कुछ हटा सकें। बिकॉज एज पर द गिवन डेटा, यहाँ आपके पास जो चॉइस है उस चॉइस के हिसाब से तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ही हमें यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऐसा करना है, पावर इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे बेसिक फंडा पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी हमने कह दिया। तो फोर्स को हमें कुछ हटाना है, तो यहाँ पे आप ऐसा कह दीजिए, पावर फोर्स यानी मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास एज इट इज ले लिया। एक्सेलरेशन के लिए हम क्या कह सकते हैं, तो क्योंकि एक्सेलरेशन को मैं कह दूं डी वी बाई डी टी, ठीक है, दैट्स एक्सेलरेशन, और ये v मैंने ले लिया। तो अब हम उसको कैसे कंसिडर करेंगे, तो क्या मास है, dv है, v है, dt है, पर यहाँ से भी अभी अपना काम नहीं सॉल्व है, बिकॉज हाउ मच डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ऐसा एक पॉइंट हमें यहाँ पे सोचना है। तो वो सोचने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसके लिए अभी भी एक और ऐसा पॉइंट सोचना चाहिए जिससे हमें कोई डिस्टेंस का जो रिलेशन है वो मिले। तो डिस्टेंस का रिलेशन कैसे मिलेगा, तो डिस्टेंस के रिलेशन के लिए यहाँ पे ये जो वेलोसिटी है, अगर मैं उसको ds बाई डी टी कर दूं, पहला पॉइंट, ऐसा कुछ हम सोचें जो शायद हमारी हेल्प कर सकता है। या तो ऐसा कोई पॉइंट जहाँ पे कोई ds का रिलेशन जो है वो आपको मिल सके। तो देखिए यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो हमें ऐसा बताना है कि जो वेलोसिटी था वो वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ सोचना है मुझे। तो अगर मैं यहाँ पे v से मल्टीप्लाई v से डिवाइड का एक कॉन्सेप्ट सोचूं, तो कि m v से मल्टीप्लाई किया यानी v स्क्वायर हो गया, ये dv बाई डी टी एज इट इज है, और v से डिवाइड, अब v से जो डिवाइड किया तो उसके लिए मुझे लेना चाहिए ds और इधर लेना चाहिए dt। आई रिपीट, v से मल्टीप्लाई किया तो v स्क्वायर बना, v से डिवाइड v से मल्टीप्लाई, डिवाइड वाले में ds बाई डी टी समझा तो ये dt dt कैंसिल हुआ। तो अब यहाँ पे ऐसा देखा जा सकता है कि पावर का ये जो वैल्यू था मास mv स्क्वायर dv बाई ds, ऐसा मैं लिख सकता। आई होप इट्स क्लियर। तो अब देखिए, अब यहाँ से आपके पास मास है, वेलोसिटी का स्क्वायर है, dv है, अब बाकी का पूरा मैं इस साइड शिफ्ट कर दूं तो देखिएगा कैसा फंडा बन जाएगा, तो कि p बाय m इंटू डी एस, और ये बन जाएगा v स्क्वायर डी। अब इतना अगर हमें मिल चुका है, अब दोनों साइड कर लो इंटीग्रेशन। जैसे मैंने दोनों साइड इंटीग्रेशन किया तो डिस्टेंस होगा 0 टू s, यानी ओरिजिन से लेकर s तक का, और वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक लेना है, तो कि वेलोसिटी बिकम्स v से 2v। क्लियर, इंटीग्रेशन करिए, इंटीग्रेशन करने के बाद उसको सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाइए, तो सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाने से आपको जो आंसर मिलेगा वो आंसर यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है वो ए ऑप्शन है वो बन सकता है। क्लियर, तो यहाँ पे ये वाला ए ऑप्शन जो है वो ज्यादा सूटेबल है। मतलब आप जितना उसका इंटीग्रेशन प्रॉपरली कर पाएंगे, वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन बनता है वी रेस टू 3/3, ओके। तो देखो यहाँ पे सभी में v रेश टू 3 तो आ ही रहा है, v रेश टू 3, v रेश टू 3, v रेश टू 3, v रेश टू 3, ओके। उसके बाद ds को सब्जेक्ट बनाना था तो मास मल्टीप्लाई हो जाएगा, p डिवाइड हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाने से आपको उसका प्रॉपर आंसर जो है वो मिल सकता है।
आई होप इट्स क्लियर। चलो मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा देखना है, सेकेंड वन, वहां पे ऐसा दिया है फोर्स 2i कैप प्लस 3j कैप न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड डिस्प्लेस बाय। तो फोर्स भी दिया, डिस्प्लेसमेंट भी दिया, वर्क डन पूछा है। तो देखो उसको आप ओरली भी ट्राई करो ना, तो पता चलता है आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन। ओके, बाकी आई डॉट जे, जे डॉट आई, तो डॉट प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट यानी डोकोमो, कॉस 90 परपेंडिकुलर हो, कॉस 90 0 हो जाता है। तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। आई रिपीट, 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, 16 प्लस 9 दैट इज 25। तो यहाँ पे सीधा सीधा कह सकते हैं सेकंड वन है उसका आंसर क्या रहेगा, क्योंकि उसका आंसर डी रहेगा। क्लियर। चलो उसके बाद यहाँ पे आता है थर्ड क्वेश्चन। इफ द हार्ट पुशेस 1 cc, 1 cc को कहते हैं यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर of blood in a 1 second under pressure of 20,000 Newton per meter square, the power of heart is dash। तो अब देखिए यहाँ पे जो हमें ट्राई करना चाहिए वो कुछ ऐसा पॉइंट ट्राई करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें यहाँ पे देखना है वो ये देखना है कि एक सेकेंड, हाँ चला नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हम ऐसा देख सकते हैं कि एक तो पावर फाइंड करना है। पावर का मतलब होता है वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या क्या है, आपके पास प्रेशर है, आपके पास 1 सेकंड का टाइम है, और आपके पास 1 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब। वो वर्क डन में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे, पावर इज इक्वल्स टू, पावर इज इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो पावर इज इक्वल टू फोर्स अपन एरिया का हम यूज करेंगे, तो वहां से कोई आइडिया है वो डेवलप हो सकता है। ठीक है, तो आइडिया जो है वो आपको कुछ ऐसे डेवलप करना है। देखिए अल्टीमेटली वर्क डन ही करना है। वर्क डन का मतलब क्या है, तो वर्क डन का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बट एज पर द गिवन डेटा, यहाँ पे जो फोर्स की हम बात करते हैं वो फोर्स होता है, याद करिए, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या हो सकता है, प्रेशर इनटू एरिया। ओके, अगर मान लो मैं यहाँ पे ऐसा कह दूं कि एरिया से लेंथ मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ से लेंथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो एरिया इंटू लेंथ क्या बन जाएगा, वॉल्यूम भी बन सकता है। तो ये कहाँ पे काम में आएगा, तो कि एरिया इंटू लेंथ 1 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, वहां पे आपको काम में आ सकता है। तो देखिए, तो एज पर द गिवन डेटा यहाँ पे जो हमारा टोटल वैल्यू दिया गया था, तो टोटल वैल्यू जो दिया हुआ है उसके हिसाब से देखिए, so here it's a simplest point 20,000 1 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को क्या करना पड़ेगा, मीटर क्यूब के अंदर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब है उसको आपको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और टाइम 1 सेकंड दिया हुआ है तो टाइम का तो कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो अल्टीमेटली क्या करेंगे आप, तो देखो डेटा के हिसाब से पता चलना चाहिए, यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो आइदर ए या तो डी उनमें से कोई एक आ सकता है, ताकि करना क्या हुआ, दोनों वैल्यू का सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हुआ। ठीक है, तो 3 जो है वहां पे आंसर आपका ए जो है वो आ सकता है। क्लियर। After that, number 4, a particle of mass 1 gram executes an oscillation motion on the concave surface of a spherical dish। एक डिश है जिसके ऊपर वहां पे ये ऐसे जा रहा है। मतलब उसके लिए अगर हम एक फिगर यहाँ पे समझने का ट्राई करें, समझने के लिए एक फिगर ड्रॉ कर दे, तो कुछ फिगर शायद ऐसा बन सकता है कि हम ऐसा कोई कॉन्केव सरफेस है वो समझ लें। ठीक है, और 1 ग्राम का कोई बॉल है, पार्टिकल है, execute oscillatory motion on the concave surface of a spherical dish of radius 2 meter placed on the horizontal plane. If the motion of the particle begin from a point on the dish,
एट ए हाइट ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी यहाँ से, सॉरी, अगर मैं यहाँ से इस हॉरिजॉन्टल प्लेन की मैं बात करूँ, ओके, तो देखो, अरे यहाँ से अगर मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन ड्रॉ कर देता हूँ, तो उसके हिसाब से कुछ हमें बात है वो समझनी पड़ेगी। ये यहाँ पे एक बेस हो जाएगा, ये उसका हाइट h हो जाएगा, ऐसा समझना है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द डैश ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से 1 सेंटीमीटर हाइट की बात कर रहे हैं। द टोटल डिस्टेंस covered by the particle before it comes to rest, the curved surface is smooth and उसका म्यू जो है वो 0.01 है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे ऐसा समझा जाएगा कि एक तो फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन यानी म्यू एस एन होता है, म्यू एस एन नॉर्मल फोर्स इज इक्वल्स टू एम जी होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी वर्क डन की मैं बात करूँ तो म्यू एस इंटू एम इंटू जी इंटू डी, ऐसा कुछ कुछ यहाँ पे आप सोच सकते हैं। म्यू एस दिया हुआ है, अब यहाँ से कोई एक जगह से वो पार्टिकल को आप रिलीज करेंगे तो डी टू फ्रिक्शन वो वहां से नीचे आने बाद दूसरी साइड ऊपर जाएगा, ठीक है, ऐसा कोई एक आइडिया है वो लगाना है, ओके। बट यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, तो देखिए उसमें आपको ऐसा एक आइडिया है वो लगाना चाहिए, जहाँ पे म्यू एम जी यानी वर्क डन तो हो ही रहा है, प्लस यहाँ पे जो वर्क डन हम कह रहे हैं दिस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज अ वर्क डन, तो ये वर्क डन को आप इक्वेशन 1 कह दो, दूसरा वो एक स्पेसिफिक हाइट पे रखा हुआ है तो इसी वर्क डन को आप एम जी एच यानी पोटेंशियल एनर्जी कह दो। तो देखो अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो म्यू एम जी एच डी जितना डिस्प्लेसमेंट करेगा और एम जी एच जो है वो वहां तक जाएगा। तो अब यहाँ पे ऐसा एक आइडिया लगाना चाहिए, वैसे यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है, सॉरी ये एच तो है वो नहीं आएगा ताकि हमने वहाँ पे डिस्टेंस डी लिया है, ठीक है, तो एम जी डी ऐसा आएगा म्यू एम जी डी, तो यहाँ पे एम जी दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो उसके हिसाब से जो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा तो वो बन जाएगा एच बाय म्यू का वैल्यू। अब एच यहाँ पे आपको दिया हुआ है, म्यू भी आपको दिया हुआ है, उसके हिसाब से आंसर है वो मिल जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। चलो, तो इतना है वो क्लियर हो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जा सकते हैं। क्लियर? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्राई करिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ओके, थोड़ा सा आइडिया लगाइए। A particle is moving in a conservative force field from point A to point B. UA and UB are the potential energy of the particle at point A and B, and WC is the work done by the conservative force in the process of taking the particle from A to B. Which of the following is true? अब यहाँ पे ये जो है वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो जाता है, यहाँ पे हमने ऐसा समझा हुआ है कि जब भी हम कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से बात करते हैं तो हमने ऐसा कहा था पोटेंशियल के केस में जैसे W इज इक्वल टू डेल्टा के कहते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, एग्जैक्टली वैसा ही आप पोटेंशियल के केस में ऐसा कह सकते हैं कि द टोटल वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल, सो दैट विल बी यूए माइनस यूबी का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। अ बॉडी कंस्ट्रेंट टू मूव इन द वाई डायरेक्शन, यानी यहाँ पे वाई एक्सिस भी लेना है, फोर्स यहाँ पे दिया हुआ है, वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस 10 मीटर अलोंग वाई एक्सिस, तो डिस्प्लेसमेंट करना है वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करना है, अल्टीमेटली इसका वाई कंपोनेंट इसके वाई कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 10 इंटू 15 सो दैट विल बी 150, दैट इज इन द वाई डायरेक्शन, तो 150 जूल जितना आंसर ही यहाँ पे आएगा। आई होप इट्स क्लियर। चलो, उसके बाद 7th क्वेश्चन है, उसमें आइडिया ऐसा लगाना है, तो इसका आंसर है वो बी आएगा।
A body is moving down on an inclined plane of slope 37. इसका मैं जिक्र कर चुका हूँ. 37 डिग्री हो, 37 डिग्री और एक आता है 53. ओके, तो साइन 37 डिग्री. चलो उसके बारे में आपको मैं फिर से यहाँ पे एक अलग से आइडिया दे देता हूँ, ताकि ये एंगल वाला जो किस्सा है वो आप लोगों को पता ही होगा. ओके, तो अगर हम यहाँ पे एक थीटा बनाते हैं और उस थीटा को यहाँ पे मैं 3, 4 और 5 लेता हूँ, पाइथागोरस ही है, तो यहाँ पे साइन 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री अगर ये थीटा 37 है तो होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, 3/5 हो गया. तो इसके हिसाब से cos 37 है वो हो जाता है 4/5, जो होता है साइन 37 डिग्री. ओके, जो होता है साइन 37 डिग्री वही होता है cos 53 डिग्री. जो होता है cos 37 डिग्री वो होता है साइन 53 डिग्री. तो बस इतने पोर्शंस को याद रखिएगा तो ये आपका काम आसान है. अब यहाँ पे एक स्लोप दिया है, उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दिया हुआ है. x is the distance traveled by down the plane of the body. The body will have the maximum speed. यानी एक इंक्लाइंड प्लेन है, वहां से कोई एक बॉडी नीचे की डायरेक्शंस में आ रहा है. यहाँ पे आपको g दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है. ओके, तो यहाँ पे आपको x मतलब वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वो डिस्टेंस ही यहाँ पे सिर्फ हमें देखना है. आई होप इट्स क्लियर. तो क्वेश्चन में क्लैरिटी रहेगा तो आपका काम आसान हो सकता है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम ऐसा देख सकते हैं कि जैसे वो ऑब्जेक्ट नीचे आता है इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो आपको वो इंक्लाइंड प्लेन वाला किस्सा जो है वो याद होगा, तो आपका काम आसान हो सकता है. इंक्लाइंड प्लेन वाला यानी कौन सा किस्सा मैं बात कर रहा हूँ, जो हमने लास्ट सेक्शन में बताया था, कंपोनेंट फॉर्म करने वाला. कि अगर मान लो ये ऐसा इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पे थीटा बनता है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट का इस डायरेक्शन का कंपोनेंट बनता है mg साइन थीटा. जिसने बनाया थीटा वो बनाता था कॉस थीटा, तो रिमेम्बर इट. यानी mg यहाँ पे आता था और ये बनता था आपका mg कॉस थीटा का कंपोनेंट. आई होप यू रिमेम्बर इट. तो जैसे ये बॉडी नीचे की डायरेक्शन में आता है तो वहां पे हम ऐसा कह सकते हैं कि ये mg sin थीटा की डायरेक्शन में आएगा. mg cos थीटा इज बैलेंस बाय द नॉर्मल फोर्स. तो यहाँ पे आइडिया ऐसा लगाना है कि जो mg sin थीटा की डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट आ रहा है वो आता है म्यू एस एन. आई रिपीट, क्या आएगा, म्यू एस एन. बट नॉर्मल फोर्स को बैलेंस कौन करेगा, तो कि नॉर्मल फोर्स को बैलेंस करेगा ये mg cos थीटा वाला वैल्यू. तो बस खत्म हो गई बात. यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट करवाना है, तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू के अंदर ही आपको x तो दिया हुआ ही है, तो डायरेक्टली आपको x का वैल्यू है वो मिल जाएगा. ठीक है, तो वैल्यूज प्रॉपरली लगाएंगे तो आपको सही आंसर है वो वहां से मिल सकता है. आई होप इट्स क्लियर. पक्का. चलो, तो अगर हम उतना देखते हैं तो आपका आइडिया जो है वो क्लियर होना ही चाहिए. बट जो बताया है उसके हिसाब से वैल्यूज डालेंगे तो इसका आंसर है वो आपको मिल जाएगा. क्लियर. चलो, two body of masses m1 and m2 have the same momentum, the ratio of their kinetic energy. ओके, आइडिया बहुत ही सिंपल सा लेना है. मोमेंटम, मासेस दो अलग अलग है जिसका मोमेंटम सेम है, यहाँ पे आपको काइनेटिक एनर्जी का रेशियो जो है वो लेना है. तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो जो लेते हैं वो p²/2m वाला किस्सा याद करिए तो आपको पता चल सकता है. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला और p²/2m के हिसाब से आप कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन मास के इनवर्स रिलेशन में होगा. ठीक है, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं. इसका आंसर जो है वो ये डी वाला जो है ये किस्सा है वो हो सकता है. क्लियर. चलो, आफ्टर दैट, given that the distance of the body in a meter, the function x is equals to 2t⁴ plus 5, the mass of the body is at 2 kg, what is the increase in its kinetic energy in 1 second after the start of the motion. तो सबसे पहले क्या करना है, पोजीशन दिया गया है. ठीक है, तो इस पोजीशंस का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी का इक्वेशन. उस वेलोसिटी का इक्वेशन है उसमें आप कितना ले लेंगे, 1 सेकंड ले लेंगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा. बस उसके बाद हाफ mv² कर दीजिए, आंसर आपका क्लियर है. यहाँ पे आप ट्राई करते हैं तो आइडिया ऐसा आता है. ओके,
यहाँ से वो करने से ऐसा आइडिया आ सकता है कि वेलोसिटी जो है उसका वैल्यू बन जाता है 4 टू ज़ा 8t³ प्लस 5। ठीक है, तो वेलोसिटी बन जाएगा 1 सेकेंड ही है, तो 8 प्लस 5 13 मीटर पर सेकेंड। और काइनेटिक एनर्जी है, वहाँ पे आपको लेना पड़ेगा हाफ mv²। ओके, तो वो वैल्यू डालने से आपको इसका आंसर है वो मिल जाना चाहिए। क्लियर? चलो, तो यहाँ पे आपका वेलोसिटी है वो बन जाएगा हाफ mv²। बट हाँ, यहाँ पे एक छोटे से पॉइंट का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, दैट आई थिंक आई मेड ए मिस्टेक, सॉरी। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, मैंने गलती से क्या मज़ेदार डिफ्रेंशिएशन कर दिया, ये तो ध्यान ही नहीं दिया। ये तो है वो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे ये 13 नहीं रहेगा। ओके, तो ये हाफ रहेगा, क्योंकि आंसर भी उसके हिसाब से बहुत बढ़ जाता। तो 8t। ओके, तो हाफ mv², मास कितना दिया है 2, 2 तो कैंसिल होगा, तो 8 8 जा 64। तो आपका आंसर है वो 64 जूल होना चाहिए। ठीक है, सॉरी इट वॉज अ मिस्टेक। पोजीशन डिपेंडेंट यानी फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया गया है। वर्क डन ऑन द पार्टिकल यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हो, और वर्क डन पूछा हुआ तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी एरिया अंडर द ग्राफ। जितना भी पॉइंट्स दिख रहा है वहां पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आप करते जाइए, और जितना जितना जो जो पोर्शन आता है, ओके, एरिया अंडर द ग्राफ आप लेते जाइए, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल। पर यहाँ पे ये दो चीजें है उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आई होप इट्स क्लियर। तो इसके हिसाब से आपका आंसर जो है वो आएगा ये वाला। ओके, 5 जूल। ओके, रीजन बहुत ही सिंपल सा है, देखिए ये +10 ये -10, तो ये वाला जो पोर्शन है, अगर मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से बात करूँ तो देखने जाओ तो यहाँ पे एक एक सेकंड का एक गैप है, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। ये भी 1 सेकंड का गैप है, ये भी 1 सेकंड का गैप है, ऊपर भी डिस्टेंस है, नीचे भी डिस्टेंस है, तो जो भी वर्क डन होगा वो सिर्फ इतने पोर्शन के लिए होगा। एरिया अंडर द ग्राफ हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड दैट इज 10, तो हाफ 1 एंड 10, तो आंसर आ गया ना 5 जूल। ओके, आई होप येलो पेन से थोड़ा दिख रहा होगा। ओके, तो बेसिक आइडिया ही आपको वहां पे लगाना था। चलो, आफ्टर दैट if v be the instantaneous velocity of the body dropped from the top of the tower when it is located at height h, then which of the following remains constant? तो यहाँ पे आइडिया ऐसा लेना है कि v जो है वो वेलोसिटी है। ओके, ऊपर से उसको ड्रॉप किया गया है, एंड लोकेटेड हाइट h, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला तो पॉइंट ये देखना चाहिए कि जब आप उसको फ्री फॉल करवाते हैं या तो आप उसको यहाँ कहीं से ड्रॉप करते हैं, तो जैसे आपने उसको वहां से ड्रॉप किया हुआ है तो उसके अंदर कौन सा एनर्जी है, तो कि सबसे पहले होता है एक हाइट पे है यानी पोटेंशियल एनर्जी है, वहां से वो मोशन में आएगी इसलिए काइनेटिक एनर्जी है, और थ्रू आउट द पाथ मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से जब वो एक स्पेसिफिक हाइट पे था तो ड्यू टू दैट स्पेसिफिक हाइट हम यहाँ पे ऐसा कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी mgh है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है, एंड दैट रिमेन्स कांस्टेंट। तो बस यहाँ पे आइडिया है वो आप सिंपल तरीके से लगा सकते हो, gh प्लस v²/2 यानी mm जो है वो कैंसिल यहाँ पे आप कर सकते हैं, तो gh प्लस v²/2 का जो वैल्यू है वो यहाँ पे कांस्टेंट है वो रहेगा। आई होप इट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइडिया है लगाते हैं, mgh हाफ mv² क्लियर हो जाता है। चलो, after this a uniform flexible chain of mass m and a length l hangs in an equilibrium over a smooth horizontal pin of a negligible diameter. One end of the chain is given a small vertical displacement so that the chain slips over the pin. The speed of the chain it leaves the pin.
अब ये क्वेश्चन को समझने के लिए पहले तो आप उसको एटलीस्ट 2 बार पूरा का पूरा आराम से पढ़िए। आप पढ़ेंगे तो ही उसका आइडिया है वो डेवलप हो सकता है कि करना क्या है। ओके, वैसे उसमें करना है वो बहुत एक सिंपल सा आइडिया लगाना है। अल्टीमेटली देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी। ओके, जैसे एक जगह से वो स्लिप हो रहा है, यानी वहां पे एक एनर्जी है वो दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर मान लो एक एनर्जी कम होगा तो ही दूसरा एनर्जी है वो बढ़ेगा। तो जैसे वो हाइट कम हो रहा है मतलब डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी, और धीरे 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 उसका हाइट बढ़ रहा है, यानी इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे ऐसा कहा जा सकता है कि कितना चेन ओके रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पे एक आइडिया ऐसा लगाना है कि ये जो पुली जैसे किस्सा आप समझिए कि मान लो ये एक चेन था और यहाँ पे कोई ऐसा पिन जैसा था, ठीक है, ये हाइट था उसका। अब धीरे धीरे ऐसा हुआ कि ये चेन को हम पुल करते गए, तो यहाँ पे ये जो पिन है वो पिन एज इट इज रहेगा और ये चेन धीरे 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 नीचे आता जाएगा। ओके, तो यहाँ पे धीरे 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 उसका जो पिन नीचे आता जाएगा। पहले वो हाफ ऑफ पिन है दोनों साइड, ओके, यानी ये जो लेंथ है वो हाफ ऑफ है दोनों साइड। अब ये पूरा का पूरा यहाँ पे नीचे आ रहा है। तो आइडिया ऐसा लगाना था, पोटेंशियल एनर्जी mgh इज इक्वल्स टू हाफ mv²। ओके, कॉन्सेप्ट यही लगाना है। तो आधा यानी हाफ डिस्टेंस पे और उसका भी आधा यानी मिडल पे रखा था, इसलिए 1/4 विच इज इक्वल्स टू हाफ mv²। तो इसके हिसाब से आपको उसका आंसर है वो मिल सकता है, यानी जो टोटल लेंथ था उसका 1/4 यानी mgl/4 के हिसाब से आपको उसका स्पीड जो है सॉरी उसका हाँ स्पीड जो है वो उसका वैल्यू है वो मिल सकता है। क्लियर? चलो अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप क्वेश्चन में समझ में आता होगा। ओके, like a small vertical displacement so the chain slips over the pin, speed of the chain leaves the pin, उसका आइडिया है वो one end of the chain। चलो a car moving with the speed 40 km/h can be stopped by applying a brake 2 meter if the car is moving with the speed of 80 km/h, the minimum stopping distance under the similar brake। तो देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है कि हम आई थिंक कर चुके हैं। ओके, ये यहाँ पे आई थिंक ये रिपीटेड क्वेश्चन ही हुआ मेरे हिसाब से। तो 40 80 यानी डबल है, यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया है वो 2 मीटर है, तो उसके हिसाब से सीधा यहाँ पे 8 मीटर आंसर आ सकता है। ओके, आई थिंक दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन, हम ये पहले कर चुके थे। द नेटवर्क डन, वैसे बता दूं जिन लोगों ने वो क्वेश्चन ना देखा हो उसके लिए, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो v² - u² इज इक्वल टू 2ad का कॉन्सेप्ट है, जिससे आपको डिस्टेंस स्टॉपिंग डिस्टेंस वो मिल सकता है। The net work done by the tension in the string, the bigger block of mass capital M touches the ground is dash। अब देखिए यहाँ पे ऐसा समझना है कि जैसे आप रिलीज करेंगे तो दैट पोटेंशियल एनर्जी जो है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में वो कन्वर्ट होना चाहिए। पर यहाँ पे ऐसा समझा जाता है कि द नेट वर्क डन बाय द टेंशन इन द फिगर व्हेन द बिगर ब्लॉक मास कैपिटल M दैट टचेस द ग्राउंड। पर वो जब ग्राउंड को टच करेगा तो यहाँ पे ऐसा समझा जाता है ओके कि जैसे वो नीचे आता है तो जो बिगर मास है वो नीचे के डायरेक्शन में, यानी डिस्प्लेसमेंट जो कर रहा है मतलब एक ब्लॉक नीचे आएगा दूसरा ब्लॉक है वो ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐसा कहेंगे कि जो टोटल वर्क डन है, एक्चुअली जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का तो आई थिंक फंडा ऐसा ही है ना कि नेट वर्क डन बाय द टेंशन इन द फिगर। तो टेंशन की वजह से यहाँ पे ऐसा समझिए टच इज द ग्राउंड। तो आई थिंक यहाँ पे ऐसा आप आइडिया लगा सकते हैं कि टेंशन की वजह से जो वर्क डन होना चाहिए ऐसा कोई वर्क डन यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ताकि देखिए एक ब्लॉक नीचे जाएगा तो एक ब्लॉक ऊपर जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा बताया हुआ है नेट वर्क डन बाय द टेंशन इन द फिगर व्हेन द बिगर ब्लॉक टचेस द ग्राउंड इज डैश। तो देखिए एक का डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एक का डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो जो जितना टोटल डिस्प्लेसमेंट करेगा ये जितना नीचे आएगा उतना ये कहाँ जाएगा
ऊपर जाएगा, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है, ओके, तो जितना नीचे की डायरेक्शन में उतना ही ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे आइडिया ऐसा लगा सकते हैं कि नेट वर्क डन जो है वो तो होने वाला नहीं है, तो नेट वर्क डन यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्लियर? चलो 15 नंबर का क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है उसके ऊपर हम ट्राई करते हैं, देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन है उसमें थोड़ा आपका एफर्ट ज्यादा काम करेगा। देखो ये हम कर चुके हैं, जैसे कि यहाँ पे फोर्स का वैल्यू दिया है वाई आई कैप और एक्स जे कैप, थोड़ा उल्टा पुल्टा दिया है। Moving in xy plane starting from the origin, the particle is taken along the positive x-axis to the particle taken along the positive x-axis to the point a comma 0 and parallel to the y-axis a comma a. Then total work done by the force F on the particle. अल्टीमेटली क्या करना हुआ, तो कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करना हुआ। जैसे आप फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो इस फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या करना है, तो कि सिंपल सा डॉट प्रोडक्ट ही आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे अप्लाई करेंगे, तो कि यहाँ पे आप ऐसा बता सकते हैं कि डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, मतलब वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप है। तो यहाँ पे लिमिट्स जो है वो कहाँ से कहाँ तक का दिया हुआ है, तो वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे। तो यहाँ पे आइडिया तो ऐसा आएगा कि अल्टीमेटली ऑफ कोर्स यहाँ पे एक काम करिएगा आप, ताकि यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उस ऑप्शंस के हिसाब से, जो ऑप्शंस दिए गए हैं उस ऑप्शंस के हिसाब से दोनों आंसर्स जो है माइनस के स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर दोनों ही हो सकते हैं। पर यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि अगर हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं एंड इफ वी आर डूइंग अ वर्क डन, तो हमारा जो बेसिक फॉर्मूला था ये वाला, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखने का, ताकि इसके दोनों ऑप्शन सेम है, डायरेक्शंस का ही ध्यान रखना है। तो वर्क डन लेते थे माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वाला किस्सा याद होगा, तो उसके हिसाब से आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आप माइनस के स्क्वायर निकालो तो भी राइट है, के स्क्वायर निकालो तो भी राइट है, अल्टीमेटली के स्क्वायर आएगा। पर यहाँ पे वर्क डन बाय द फोर्स, और हम एक्स वाई प्लेन में जो वर्क डन करेंगे अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस करेंगे, इसलिए यहाँ पे इस माइनस साइन को हम कंसिडर करते हुए माइनस के स्क्वायर वाला किस्सा है उसको सही समझेंगे। आई होप इट्स क्लियर। फोर्स दिया हुआ है, 4 सेकंड का टाइम दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया है और पावर बताया है। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के करेंगे और डिवाइड बाय 4 सेकंड्स करेंगे तो आपको उसका आंसर है वो मिल जाएगा। आई रिपीट, 2i डॉट 3i यानी 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आपको आंसर वो मिल जाएगा। तो दैट इज 12 20 32 प्लस 6 दैट इज 38 बाय 4। ओके, तो 9, ओके, तो 9 के हिसाब से ये आएगा, 16 जो है उसमें आंसर आपका ए आ जाएगा। ठीक है, दैट इज 9.5 ये वाला आंसर। 17 क्वेश्चन है, पार्टिकल मूव विथ चलो मूव्स विद द वेलोसिटी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कांस्टेंट फोर्स। तो पावर का फॉर्मूला फोर्स इनटू वेलोसिटी, अल्टीमेटली अगेन डॉट प्रोडक्ट ले लो, तो 5 टेंजा 3 टेंजा एंड 6 इंटू 20, बस उसके हिसाब से आपको सीधा आंसर मिल जाएगा। ओके, पर प्लस माइनस का ध्यान रखना है। ओके, और उसके हिसाब से आपका आंसर जो है वो बता देता हूँ, आंसर आना चाहिए ये सी वाला ऑप्शन। ओके, सो दैट इज द सी इज द राइट आंसर। चलो 18, the potential energy of the particle of mass 1 kilogram is u 10 plus x minus 2 whole square। ऐसा एक क्वेश्चन आप कर चुके हैं जहां पे पोटेंशियल एनर्जी दिया हो और आपको क्या करना हो। तो देखिए पॉजिटिव एक्स एक्स दिया है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, अगेन रीड एवरीवन क्वेश्चन केयरफुली। ओके, पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है u 10 plus x minus 2 whole square, u is the joule, x in the meter। ओके, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन जा रहा है, पार्टिकल ट्रैवल अप टू +6 मीटर,
चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो देखिए वहां पे क्या करना है आपको, बहुत ही सिंपल सा आइडिया आप लगा सकते हैं कि इफ इट्स गिवन पोजीशन इन 6 मीटर एंड पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का टोटल एडिशन है विच इज इक्वलेंस टू मैकेनिकल एनर्जी। ओके, तो देखिए यहाँ पे ऐसा आपको आइडिया लगाना है। सबसे पहले गिवन डेटा के ऊपर फोकस कर लेते हैं। पोजीशन में 6 सेंटीमीटर ले लूँ, यहाँ पे मैं 6 का वैल्यू डाल दूँ तो मुझे टोटल पोटेंशियल एनर्जी है वो मिल जाएगा। ओके, तो 6 minus 2 that is a 4, 4 square that is a 16, 16 plus 10 that is a 26। तो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी आपका हो जाता है 26, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आप कह सकते हैं 26, पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है 26, अरे पोटेंशियल एनर्जी बन गया 26, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं कि अगर मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस पे पार्टिकल -2 मीटर तक लेता हूँ तो क्या होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 16 जूल ही होगा। ए बी दोनों करेक्ट होंगे, बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट। ओके, तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 16 हो रहा है तो वही का वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। इसलिए आपका ये जो ए ऑप्शन है, ओके, ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस अगर मैं पोजीशन -2 मीटर तक लेता हूँ और काइनेटिक एनर्जी 16 होगा, दोनों के दोनों ऑप्शंस आपके राइट हो सकते हैं। तो सी जो है वो आपका राइट ऑप्शन है वो हो सकता है। चलो उसके बाद यहाँ पे 19 नंबर का क्वेश्चन है वो हो सकता है, देखिए चलो 19 नंबर का क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। An engine develops a 10 kilowatt of power. How much time will it take to lift a mass? यानी याद करिए ऐसा एक क्वेश्चन हम बुक में भी कर चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला ऐसा होता है, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन यानी आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं mgh अपॉन टाइम। यहाँ पे power 10 kilowatt of power, how much time it will take to lift a mass of 200 kg to height 40 meter। m है, g है, h है और पावर दिया हुआ है। तो करना बहुत ही सिंपल सा है, t को सब्जेक्ट बना दीजिए तो t इज इक्वल टू हो जाता है mgh अपॉन पावर। पावर 10 किलोवाट है, उसको नॉर्मल में आप कन्वर्ट कर दीजिएगा तो अल्टीमेटली सभी का मल्टीप्लिकेशन और उसके हिसाब से आपको आंसर जो है वो 8 सेकंड है वो मिल जाएगा, ठीक है। और एग्जैक्टली इस टाइप का क्वेश्चन भी आप कर चुके हैं। ओके, 10 केजी का ब्लॉक है, 2 केजी का ब्लॉक है, ऐसे दो मास ऊपर नीचे रखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों के बीच में हो, म्यू दिया गया है, 60 न्यूटन का फोर्स आपने लगाया है एंड इन फर्स्ट 2 सेकंड द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। ओके, तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। ओके, ट्राई करिएगा, इसका आंसर है वो 100 जूल है वो आता है। ओके, जस्ट यहाँ पे आपको आइडिया दे दूं कि करना क्या है, या तो आप कैसे उसमें कोई इनपुट्स है वो दे सकते हैं। ओके, इनपुट्स बहुत सिंपल तरीके से देना है। जहां पे आप ऐसा कह सकते हैं कि एग्जैक्टली वहां पे एक एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ओके, फोर्स दिया हुआ है, तो फोर्स अपन मास करेंगे तो एक एक्सेलरेशन तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट वो कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, दैट इज हाफ AT स्क्वायर। ओके, यानी डिस्प्लेसमेंट करवा रहा है, और फोर्स के लिए फॉर्मूला आता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, तो दोनों 2-3 पॉइंट्स को आप कंपेयर करेंगे और वैसे एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन हमने वो जो हमारी बुक है उसके अंदर भी वहां पे दिया हुआ है। क्लियर? तो थोड़ा रिवाइज करेंगे तो रिवीजन लेक्चर का फायदा है वो ज्यादा हो सकता है, अदरवाइज रिवीजन लेक्चर है वो आपको ज्यादा फायदा नहीं करवा सकता है, ठीक है। फिर भी देखते रहिए, समझते रहिए और टेस्ट भी देते रहिए, ठीक है। अभी यहाँ तक रखते हैं, बाय बाय।